ये 6 कैदियों की एक ऐसी जेल ब्रेक थी जिसमें अनजाने में ही सही गार्ड भी उनकी मदद कर रहे थे। इन्होंने एक ऐसी चाल चली जिससे थे हर कोई अनजान। प्रिजन से भागते समय सब कुछ जेल अथॉरिटी के सामने हो रहा था। सब कुछ देख रहे थे अपनी आंखों के सामने, पर कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसा लग रहा था जैसे गार्ड उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखा रहे हो। ये जेल था इंग्लैंड का व्हाइटमोर प्रिजन। Whitemoor Maximum Security Prison, Cambridgeshire, England, 1994. The security cameras now focus on the breakout. They wanted it to be a war when they'd been captured, and they said they were prisoners of war. Incredibly, all 6 escapees are now outside the prison and literally on the run. स्टोरी की शुरुआत हुई साल 1994 से। ये है देश इंग्लैंड। इंग्लैंड के कैम्ब्रिजशायर में एक जेल है, HMP व्हाइटमोर। 2 साल पहले ही ये बनी जेल उस समय ब्रिटेन की सबसे मॉडर्न तथा सबसे सुरक्षित मानी जाती थी। दीवारें ऊंची, स्ट्रिक्ट विजिलेंस तथा भीतर की हर एक्टिविटी पर इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग। ये वह जगह थी जहाँ से भागना लगभग असंभव कहा जाता था। इस जेल के भीतर एक स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट थी जिसे कहा जाता था जेल के भीतर जेल। इसमें सिर्फ 12 कैदी रखे गए थे। इनमें से 6 कैदी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी यानी IRA के सदस्य थे। इंग्लैंड उन्हें आतंकवादी कहता था, पर वे खुद को प्रिजन ऑफ वार मानते थे। वे कहते थे उनका स्ट्रगल ब्रिटेन के कब्जे के खिलाफ है और अगर वे युद्धबंदी हैं तो भागना उनका कर्तव्य है। पहला नाम था पीटर शेरी, जिसे बम धमाकों की साजिश और टेरर कैंपेन के लिए उम्र कैद की सजा हुई थी। दूसरा पॉल मैगी, एक स्पेशल कांस्टेबल की हत्या के लिए 30 साल की सजा। तीसरा था डैनी जी मैकनेमी, जिसे साल 1982 में हाई पार्क बम धमाके के रोल के लिए 25 साल की कैद थी। चौथा लियम ओड्वायर, टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए 30 साल की सजा काट रहा था। पांचवा लियम मैकवांटर, जिसे 17 साल के लिए जेल भेजा गया था। और 8वां एक अलग किस्म का अपराधी एंड्रयू रसल, 32 वर्षीय, आर्म रोबरी के लिए बंद। छठों के बीच एक चीज कॉमन थी, उनकी सोच। वे मानते थे कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ उनकी लड़ाई आइडियोलॉजिकल है। उनके लिए जेल से भागना केवल आजादी की कोशिश नहीं बल्कि एक राजनीतिक डिक्लेरेशन थी। इन्हीं विचार ने उन्हें एक दूसरे के करीब लाया। समय बीतने के साथ उन्होंने एक एस्केप कमेटी बनाई, एक छोटा सा सीक्रेट ग्रुप जो हफ्तों नहीं बल्कि महीनों तक जेल के भीतर बैठकर प्लान बनाता रहा। उन्होंने सीधी ताकत से नहीं बल्कि दिमाग और साइकोलॉजी से जीतने की योजना बनाई। जिस हथियार का उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ था कंडीशनिंग, यानी मनुष्य के व्यवहार को धीरे धीरे कंट्रोल करना। उनके साथ खेल खेले, पूंछ, शतरंज, बोर्ड गेम जैसे। बातों में हंसी मजाक, फिर भरोसा। धीरे धीरे जेल का माहौल इनफॉर्मल हो गया। अब वे सिर्फ कैदी नहीं रह गए थे, वे दोस्त जैसे लगने लगे थे। गार्ड को यह महसूस हुआ कि ये लोग शांत हैं, सहयोगी हैं और अब किसी परेशानी का कारण नहीं। उनके साथ मुलाकातों में रिलैक्सेशन दी जाने लगी। पहले जहां विजिटर की कड़ी तलाशी होती थी, अब कई बार जांच में लापरवाही होने लगी। एक्सरे से न गुजरने वाले पैकेट भीतर भेजे जाने लगे। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि हर बार कोई न कोई छोटा सामान, कोई पाना, कोई धातु की वस्तु, कोई बैटरी धीरे धीरे जमा हो रही थी। इन चीजों का कोई महत्व नहीं दिखता था, पर धीरे धीरे ये सब एक बड़े उद्देश्य की बेस बन रही थी। गार्ड्स के बीच भी डिफरेंस थे। कुछ को लगता था कि इनकी ढील खतरनाक है, कुछ को लगता था कि कैदियों को सुधारने की दिशा में अच्छा कदम है। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे गार्ड भी इसके आदी हो गए। जब नियम रोज थोड़ा थोड़ा टूटे तो कोई एक दिन नहीं समझ पाता कि कहाँ गलती हुई। प्रिजनर्स ने अपने सेल में इतनी चीजें जमा कर ली थी कि जितनी गार्ड के घर में भी नहीं होती। वे किताबें, रेडियो, कपड़े, छोटी मोटी चीजें मांगते रहे और अथॉरिटी देता गया। जब जगह पड़ी तो उन्होंने खाली सेल एडिशनल सिक्योरिटी के नाम पर मांगी और वह भी मिल गई। अब उनके पास इतना स्थान था कि वे अपने सामानों को छिपा भी सकते थे और नई चीजें बना भी सकते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने भागने की जरूरी किट तैयार कर ली। रस्सियां, मैप्स, हैंड टूल्स, कुछ कैश में पैसे और यहाँ तक कि हथियार भी। सब किसी न किसी तरह जेल में पहुंचा दिए गए। लेकिन प्लान का सबसे क्रिटिकल हिस्सा था गार्ड का मोरल तोड़ना। वे चाहते थे कि ऑफिसर्स उन्हें सुरक्षित और लॉयल माने, ताकि जब असली दिन आए तो कोई उन पर शक न करे। ये सब कुछ महीनों चला। धीरे धीरे वे अपने आसपास का एनवायरनमेंट अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग ढालने लगे। जब वे हॉबी रूम में जाते तो गार्ड सोचते कि वे बस आराम करने या कुछ बनाने जा रहे हैं, पर वहाँ वे अपनी सीढ़ी तैयार कर रहे थे। लकड़ी, कपड़े और धातु की बनी टेम्परेरी रस्सी की सीढ़ी। ये सब काम वे फर्नीचर की रिपेयर
प्लेयर के नाम पर करते किसी को शक नहीं होता। उन्होंने वॉलीबॉल के 2 डंडे चुरा लिए और उन्हें जोड़ने का तरीका निकाला ताकि वह रस्सी की सीढ़ी दीवार की ऊंचाई तक पहुंच सके। बाहर से देखने पर यह सब नॉर्मल था। गार्ड को उन्होंने यह कहकर मना लिया कि उन्हें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए ताकि वे अपने इंटरटेनमेंट रूम में आराम से रह सकें। गार्ड ने उनके कमरे की खिड़की पर पर्दे या नेट लगाने की परमिशन दे दी, जिससे बाहर से देखने वाले गार्ड को अंदर का साफ नहीं दिखता था। दरअसल वही नेट अब गार्ड की आंखों पर पट्टी बन चुकी थी। अब तैयारी लगभग पूरी थी। उनके पास सीढ़ी थी, टूल्स थे, मैप था और मेंटली तैयार थे। पर हर प्लान की तरह इसमें भी खतरे बाकी थे। सबसे बड़ा खतरा था बाहरी कैमरे का, जो दीवारों और फील्ड की निगरानी पर रहते थे। वे जानते थे कि अगर कैमरा उस दिशा में घूम गया जहां से वे भागने वाले थे तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। इसलिए चाल चली। उन्होंने गार्ड से कहा कि कैमरे की डायरेक्शन बदल दी जाए ताकि वह अपने रिक्रिएशन एरिया में रह सकें। वे जानते थे अगर कैमरा उस दिशा में घूम गया जहां से वे भागने वाले थे तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। इसलिए चाल चली। उन्होंने गार्ड से कहा कि कैमरे की डायरेक्शन बदल दी जाए ताकि वह उनके रिक्रिएशन एरिया में न झांकें। कुछ बहाने और कुछ पुराने भरोसे ने गार्ड को मना लिया। कैमरा अब उनकी ओर नहीं बल्कि दूसरी डायरेक्शन में कर दिया गया। उसी समय जेल में लाया गया एक नया कैदी। उनकी पहचान IRA से नहीं थी और उसे IRA के कैदी भी पसंद नहीं थे। उसका आना अनजाने में इस गैंग के लिए खतरा बन गया। उन्हें डर था कि कहीं उनके छुपाए हुए सामानों उनकी नजर में न पड़े। वे अलर्ट हो गए। उस दिन शाम को माहौल में एक बेचैनी थी। हॉवी रूम में 6 कैदी अपने अपने हिस्से के काम में लगे थे। गार्ड पास में ही दूसरे कमरे में बोर्ड गेम खेल रहे थे बेफिक्र। जेल की रात गहरी हो चली थी। गहरी खामोशी, बस कहीं कहीं से आती मेटल की खड़खड़ाहट। हर कदम मेच्योर, हर नजर सावधान। उनके बीच अब कोई शब्द नहीं था, सिर्फ इशारे और भीतर उभरती बेचैनी। दीवार के उस पार आजादी थी, पर वहां तक पहुंचना मौत के जोखिम से होकर गुजरना था। अब बारी थी असली दीवार की। फाइनली वक्त आ चुका था। 9 सितंबर साल 1994 की रात। जेल की डेली रूटीन लगभग पूरी हो चुकी है। ऑफिसर्स अपने कमरे में लौट चुके थे। कई गार्ड बोर्ड गेम खेलते हुए अपने नाइट ड्यूटी के समय को काट रहे थे। जनरल सब कुछ शांत दिख रहा था। हर एक कैदी जानता था कि ये रात सिर्फ एक कोशिश नहीं बल्कि उनका थ्योरी बनने वाली है, वह विचार जिसके लिए उन्होंने खुद को युद्धबंदी माना था। एक ने मेटल की बनी हुई हुक सीढ़ी निकाली जिसे उन्होंने फर्नीचर के टूटे हिस्सों और चादरों से तैयार किया था। एक ने दीवार पर टिकी घड़ी की ओर देखा। 8 बजने में कुछ सेकंड बाकी। कमरे की खिड़की के पास लगे गेट को उठाकर उन्होंने धीरे से बाहर झांका। गार्ड की पोस्ट पर कोई हलचल नहीं थी। कैमरा दूसरी दिशा में घूम रहा था, जैसा कि उन्होंने हफ्तों पहले इंश्योर कर लिया था। उनके पास कुछ ही मिनट थे। पहली ऑब्स्टेकल थी इंटरनल फेंस, यानी वह तार वाली दीवार जो स्पेशल यूनिट को बाकी जेल से अलग करती थी। उन्होंने पहले से तय योजना के अकॉर्डिंग अपने टूल्स निकाले। हर कदम के साथ समय का प्रेशर बढ़ रहा था। कुछ ही सेकंड में तार खुल गई और 6 ने एक एक कर फेंस के पार कदम रखा। अब वे बाहरी एरिया में थे जहां सिक्योरिटी पहले से ज्यादा थी। फेंस में लगे सेंसर ने उनकी हरकत पकड़ ली थी। सायरन बजने लगा। कंट्रोल रूम में बैठे ऑफिसर्स तुरंत चौकन्ने हो गए और कैमरे घूमने लगे। गार्ड पहले तो ये समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। वहीं बाहर अंधेरे में 6 प्रिजनर भागते हुए अपनी सीढ़ी लेकर आगे बढ़ रहे थे। पीटर शहरी सबसे आगे था। उसके हाथ में कुछ चमक रहा था, वह थी पिस्तौल। गार्ड ने जैसे उन्हें देखा, एक ने टॉर्च की रोशनी उनकी ओर डाली और तभी गोली चली। उनके सीने पर गोली लगी और वह गिर पड़ा। यह व्हाइटमोर जेल के इतिहास में पहली बार था कि अंदर से गोली चली। बाकी गार्ड डर गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जेल के भीतर किसी कैदी के पास अपनी हथियार हो सकती है। वे पीछे हट गए। उन्होंने रेडियो पर सहायता मांगी, लेकिन अब तक कैदी दीवार की ओर बढ़ चुके थे। सायरन और तेज हो गई। कुत्तों को छोड़ दिया गया, लेकिन जैसे वे आगे बढ़े कैदियों ने मिर्च स्प्रे उनकी ओर फेंका। कुत्ते पीछे हट गए, उलझन में भौंकने लगे। गार्ड दूर खड़े रह गए, क्योंकि इंग्लैंड की जेल में गार्ड हथियार बंद नहीं होते थे। पास में हथियार होने से कोई गार्ड उनके करीब नहीं जा सकता था। अब 6 कैदी दीवार के नीचे पहुंच चुके थे। 7 मीटर ऊंची ये दीवार जेल की सबसे स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी थी। दूसरे, तीसरे और फिर बाकी चारों भी एक एक कर उनके पीछे। सायरन पूरे जेल में गूंज रहा था। गार्ड्स भागते हुए पैरामीटर की दीवार की ओर बढ़े, लेकिन देर हो चुकी थी। कैदी बाहर थे, खुले मैदान में, रात की हवा में, और अब कोई दीवार उनके बीच नहीं। जेल के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग पूरी घटना लगभग 10 से 15 मिनट में घट गई थी। इतनी सुरक्षित कही जाने वाली जेल से 6 कैदियों का भाग जाना
ब्रिटेन की सिक्योरिटी सिस्टम के लिए एक झटका था। ऑफिसर्स अब कंट्रोल रूम में कैमरों पर सब कुछ देख रहे थे, पर बस देखने की सिवाय कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके हाथ में था हथियार। कोई तत्काली जवाब उपाय नहीं। देखा जा सकता था कैसे 6 कैदी रात के अंधेरे में गुम हो रहे हैं। बाहर अब पुलिस और लोकल सिक्योरिटी फोर्स को अलर्ट भेजा जा चुका था। जेल के भीतर के कॉरिडोर में अब सन्नाटा था। घायल ऑफिसर्स को हॉस्पिटल ले जाया गया। गार्ड एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे कि ये कैसे हुआ। कोई जवाब नहीं था। हर कोई सोच रहा था कि महीनों से जो फ्रेंडली माहौल बना हुआ था वह असल में एक चाल थी। बाहर खुले खेत में 6 कैदी भाग रहे थे, बिना आवाज किए, बिना पीछे देखे। आसमान में कहीं दूर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। पुलिस को सूचित कर दिया गया था। 6 फरार कैदी अब एक संगठित समूह की तरह खेतों की तरफ भाग रहे थे। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे मौत के साथ दौड़ लग रही हो। जेल की दीवारों से निकलकर अब वे असली दुनिया में थे, पर ये दुनिया भी उनके लिए एनिमी थी। पीटर शहरी सबसे आगे था। वही दिशा तय कर रहा था, उत्तर पूर्व की तरफ, जहाँ दूर जंगल और दलदली इलाका शुरू होता था। उनका मानना था कि अगर वे वहां पहुंच गए तो पुलिस डॉग उनका पीछा नहीं कर पाएंगे। बाकी 5 पीछे पीछे चल रहे थे। अब उनके चेहरे पर थकावट साफ झलक रही थी। उधर जेल के भीतर अफरा दफरी मच चुकी थी। अलार्म लगातार बजता जा रहा था। कंट्रोल रूम से पुलिस हेडक्वार्टर को सूचना दी गई। हेलीकॉप्टर को तुरंत तैयार किया गया। सैकड़ों पुलिसकर्मी पास के गांवों, सड़कों और नहरों की ओर रवाना हो गए। रात अब डर में बदल चुकी थी। फरार कैदियों को अब अपने हथियारों पर भरोसा नहीं था, क्योंकि गोली चलाने का मतलब था पुलिस को अपना लोकेशन बताना। उन्होंने शांत रहने का फैसला किया। वे अब खेतों से होते हुए एक दूसरे पुराने रेलवे ट्रैक की ओर बढ़े। यह रास्ता कम इस्तेमाल होता था और दोनों ओर झाड़ियां थी। पीटर ने हल्की आवाज में कहा, हमें यहाँ कुछ समय रुकना चाहिए। सब जमीन पर बैठ गए। हर मिनट उनके खिलाफ जा रहा था। इसी बीच दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। आकाश में एक सर्च लाइट झिलमिलाई। वह घूमती हुई जमीन पर पड़ने लगी। पीटर ने तुरंत सबको नीचे झुकने का इशारा किया। सर्च लाइट बस कुछ मीटर दूर गई, फिर घूमकर दूसरी दिशा में मुड़ गई। कुछ देर बाद वे फिर उठे और जंगल की ओर बढ़ गए। जंगल घना था। ये वही रास्ता था जो कई मील बाद फ्रेंडलैंड के दलदली एरिया में जाता था। उन्हें यही चाहिए था, ऐसी जगह जहां कोई आसानी से उनका पीछा न कर सके। पुलिस ने अब 7 किलोमीटर का एरिया घेर लिया है। सैकड़ों ऑफिशियल को चारों दिशाओं में फैलाया गया। हर गांव, हर ट्रेल पर नाके लगा दिए गए। इसी बीच एक कैदी ने कहा, हम एक साथ नहीं रह सकते। अगर हमें पकड़ लिया गया तो सब खत्म। उन्होंने ग्रुप को 2 हिस्सों में बांट दिया। योजना थी कि अलग अलग दिशाओं में निकलकर पुलिस का ध्यान भटकाया जाए। हर समूह के लिए ये जंग अब पर्सनल हो चुकी थी, खुद को बचाने की, खुद पर टिके रहने की। पुलिस ने एक खेत में कुछ निशान पाए, गीली मिट्टी के जूते के निशान। उन मार्क्स ने उन्हें उत्तर दिशा की ओर ले गया, लेकिन वहाँ से आगे कुछ नहीं मिला। दूसरी ओर लियम और उनका ग्रुप पास के गांव मार्च के पास बाहर इलाके में भटक रहा था। उन्हें पता नहीं था कि वहां पहले से पुलिस की घेराबंदी हो चुकी है। जब वे सड़क पार करने लगे तभी पुलिस वैन की हेडलाइट उन पर पड़ी। रसल भागने लगा, लेकिन कुछ सेकंड में ही चारों ओर टॉर्च की रोशनी और चिल्लाहट गूंज उठी। वे रुक गए। इस तरह पहली गिरफ्तारी हो चुकी थी। बाकी 2 किसी तरह अंधेरे में भाग निकले। पुलिस का हर कदम स्ट्रेटेजिक था। वे धीरे धीरे घेरे को छोटा कर रहे थे ताकि फरार लोग खुद थककर या गलती से सामने आ जाएं। दूसरी तरफ तीनों अभी भी आगे बढ़ रहे थे। पीटर ने कहा, अब हम अलग अलग निकलते हैं, साथ रहना खतरा है। फिर अंधेरे में अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। दूर कहीं पुलिस की टार्च चमक रही थी। अचानक किसी की हल्की खांसी गूंज उठी, शायद डैनी की। उसी पल एक टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घूमी। एक और कैदी अरेस्ट हो चुका था। अब 2 बचे थे, पीटर और फाउल। पुलिस ने इलाके को पूरी तरह सील कर दिया। सर्च टीम अब हर दिशा में फैल चुकी थी, सड़कों, खेतों, दलदलों और नहरों पर। खोज अभियान चलता रहा। हेलीकॉप्टर आसमान में घूम रहे थे। उनकी सर्च लाइटें जमीन पर लहरों की तरह चल रही थी। पीटर और फाउल अब वही 2 नाम थे जिसके पीछे पूरे इंग्लैंड पुलिस लगी थी। दोनों अब निकल चुके थे अलग अलग दिशाओं में। पीटर ने उत्तर की तरफ का रास्ता पकड़ा जो एक पुराने रेलवे लाइन की ओर जाता था। पाउल ने पश्चिम की दिशा मुड़कर झाड़ियों में छिपने की कोशिश की। लेकिन दोनों को अब एक बात साफ थी, बाहर की दुनिया अब उनके लिए पहले जैसी नहीं रही। हर घर, हर सड़क, हर गाड़ी, हर चेहरे पर शक था। उसके हाथ में अब वही पुराना पिस्तौल था, वही जो उसने दीवार पार करते वक्त गार्ड पर तानी थी।
लेकिन अब उनमें गोलियां खत्म हो चुकी हैं। हर तरफ टॉर्च की चमक थी, कुत्तों की भौंकने की आवाज पास आती जा रही थी। दूर से हेलीकॉप्टर की सर्च लाइट उसी इलाके में घूमने लगी। थर्मल कैमरे हर गर्म शरीर को पकड़ सकता था। पाउल ने खुद को लगभग मिट्टी में दबा लिया। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक ऊपर से आती सर्च लाइट ने उसे पकड़ लिया। उसने तुरंत झुककर झाड़ी में छिपने की कोशिश की, पर देर हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में ग्राउंड टीम वहां पहुंच गई। सर्च लाइट की रोशनी अब उसके ऊपर थी। पुलिस ने उसे घेर लिया। पीटर कुछ सेकंड तक खड़ा रहा, फिर उसने बंदूक जमीन पर फेंक दी। उसका चेहरा शांत था, जैसे उसने पहले ही हार मान ली हो। अब बाकी रह गया था पाउल। पाउल ने एक घर के पीछे जाकर दीवार लांघने की कोशिश की। उसे लगा शायद अंदर कोई नहीं होगा। अगले ही पल पुलिस की गाड़ियां आकर रुकी। पाउल ने कोई विरोध नहीं किया। वह घुटनों पर गिर गया और दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। इस तरह 9 सितंबर साल 1994 की रात शुरू हुई व्हाइटमोर जेल ब्रेक की कहानी 10 दिसंबर की सुबह समाप्त हुई। सिर्फ 15 घंटे की आजादी, लेकिन उस छोटे से वक्त ने ब्रिटिश जेल इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन्हें वापस उसी जेल में नहीं भेजा गया। सभी 6 कैदियों को अलग अलग हाई सिक्योरिटी यूनिट में भेज दिया गया। जेल के अंदर पूरी सिक्योरिटी सिस्टम पर जांच बैठाई गई। कैसे पिस्तौल, रस्सियां और औजार, यहाँ तक कि बोल्ट कटर तक अंदर पहुँचे। इस घटना के बाद पूरे इंग्लैंड के प्रिजन सिस्टम को बदल दिया गया। अब किसी भी स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कैदियों और स्टाफ के बीच इनफॉर्मल कांटेक्ट की परमिशन नहीं थी। हर मुलाकात एक्सरे जांच से गुजरनी मैंडेटरी कर दी गई। सबसे महत्वपूर्ण, हर ऊंची सुरक्षा जेल में अब आर्म रिस्पांस टीम यानी हथियारबंद यूनिट मौजूद रखी जाने लगी। पर इस कहानी का सबसे विडंबनापूर्ण हिस्सा अभी भी बाकी था। इन 6 कैदियों पर कभी भी मुकदमा नहीं चला। 2 बार उन पर आरोप तय किए गए, पर मीडिया लीक के कारण केस रद्द कर दिया गया। कोई एडिशनल सजा नहीं दी गई, बल्कि उल्टा उन्होंने जेल अथॉरिटी पर सूट फाइल किया। कहा गया कि पकड़े जाने के बाद हमें पीटा गया और वे केस जीत गए। गवर्नमेंट को उन्हें मुआवजा भी देना पड़ा।